एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई एक सेट दे रखा है, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि अम, जैसे हम ये बोलते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लीजिए हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच मतलब ये हमने 8 अल्फाबेट्स बोले। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये जो 8 अल्फाबेट्स है इनका यूनिवर्सल सेट बताइए, इनका यूनिवर्स क्या है, तो इनका यूनिवर्स क्या है, इनका यूनिवर्स है इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स, ए से लेकर जेड तक सारे के सारे अल्फाबेट्स। अगर मान लीजिए मुझसे ये कहा जाए कि अगर मान लीजिए ये बोला जाए कि आर डी शर्मा बुक है 9th क्लास की, 10th की, 11th की, 12th की। ऐसे ही आर एस अग्रवाल भी आती है 9th 10th 11th 12th। ऐसे ही एन एल अग्रवाल आती है। तो कई राइटर्स की बुक्स आती हैं। तो अगर ये बोला जाए कि ये जो बुक्स हैं इनका आप यूनिवर्सल सेट बताइए क्या हो सकता है, तो हम ये कहेंगे कि ऑल मैथ्स बुक्स, जितनी भी मैथ्स की बुक्स हैं वो इनका एक यूनिवर्स हो गया, क्योंकि वो मैथ्स की बुक्स के अलावा नहीं जा सकते कहीं भी। उसी तरीके से आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने बोला व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अब अगर मान लो इसका द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि भाई आप इसका एक यूनिवर्सल सेट बताइए, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट वो हो जाएगा जिसके अंदर सारे के सारे राइट ट्राइंगल आ जाएं। सारे के सारे राइट ट्राइंगल क्या आएंगे, मैं तो बहुत आसान सा उठा लेता हूं, मैं कहूंगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, या सिंपली बोलिए द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट को बोल देते हैं यू, स्मॉल यू बनाकर ना, एक्चुअली कैपिटल यू बनाकर, और नीचे थोड़ा सा ऐसे खींच दीजिए बस, जैसे कि स्मॉल यू में खींचते हैं, है ना। तो यूनिवर्सल सेट आपका हो जाएगा द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। खत्म। ट्राइंगल्स के अंदर हर तरीके का ट्राइंगल आ गया, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, हर तरीके का ट्राइंगल आ गया इसके अंदर। तो ये हमारा जो है ये हो गया सेट ऑफ ट्राइंगल्स, इसके अंदर सब तरीके के ट्राइंगल्स आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई सबको, बताइए, Yes, sir. है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। सेकंड है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का जो सेट है, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं उनका जो सेट है उसको क्या बोलेंगे, उसका भी यूनिवर्सल सेट यही हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो इसका यूनिवर्सल सेट भी मैं यही ले लूंगा, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि यूनिवर्सल सेट का एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, गिवन द सेट ए बी सी, तीन सेट दे रखे हैं। ए है 135, एक सेट तो ये दे दिया ए एक्सक्यूज मी 135। सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर आपने अभी क्या कराया था? मैंने अभी ज्वाइन किया है। बस मैंने अभी यूनिवर्सल सेट करा है। यूनिवर्सल सेट में ये होता है कि जो भी कोई एक सेट है वो सेट का यूनिवर्स क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक एग्जांपल के तौर पर बोला कि ए बी सी डी ई, तो ये 5 अल्फाबेट्स हैं। अगर कोई आपसे बोले कि इन 5 अल्फाबेट्स का यूनिवर्सल सेट बताओ, तो ये बताना है हमको कि इनका यूनिवर्स क्या है, इनकी दुनिया क्या है। तो हम ये कहेंगे कि द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में से ही तो निकले हैं ए बी सी डी ई। तो द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई का यूनिवर्सल सेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा हुआ है 135, तो आपसे कोई कहे कि आप इसका यूनिवर्सल सेट बताइए, तो हम ये कहेंगे द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। तो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स में से तो निकले हैं 1 3 और 5, ठीक है। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। समझ में आ गया, यूनिवर्सल सेट मतलब
कि उनका पेरेंट सेट क्या है, वो किस सेट में से निकले होंगे, मतलब उस सेट के अलावा वो कहीं और से नहीं निकल सकते, वही उनका यूनिवर्स है, वही उनकी दुनिया है। समझ में आ गया? यस सर। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 9 भी देख रहा हूँ, ये भी यूनिवर्सल सेट का है। तो यूनिवर्सल सेट में जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में बोला था द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, कि इसका आप यूनिवर्सल सेट प्रपोज करिए। प्रपोज करिए मतलब बताइए कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो हम ये कहेंगे द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स में से ही निकला है राइट ट्राइंगल। दूसरा पूछा था सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, तो ये भी ट्राइंगल की ही एक टाइप है। तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स इनका यूनिवर्स हो गया, इनका यूनिवर्सल सेट हो गया सेट ऑफ ट्राइंगल्स। इसके बाद मैं ये देखता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे एक सेट दे रखा है 135, दूसरा सेट दे रखा है सेट बी, ये है 2 4 6, और तीसरा सेट दे रखा है सी, ये है 0 2 4 6 8। ये तीन सेट दे रखे हैं। वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी एंड सी। तो देखिए जैसे फर्स्ट है, तो पहला सेट मुझे दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6। तो क्या क्या ये तीनों सेट इसमें से निकले हैं? तो मैं ये कहूंगा 1 3 5, अच्छा ये तो निकला है, तो सेट ए तो इसमें से निकला है। फिर 2 4 6 सेट बी भी इसमें से निकला है, लेकिन सी में 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 तक तो ठीक था, लेकिन 8 एक्स्ट्रा दे रखा है, तो 8 तो इससे भी बड़ा हो गया। तो 8 जो है, मतलब ये जो सी है, ये सी इसमें से नहीं निकला, तो इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता इन तीनों सेट्स का। ठीक, सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या दिया है। सेकंड दिया है फाइव। फाइव होता है एम्प्टी सेट। ये क्या फालतू की बात है, फाइव, अरे फाइव के अंदर तो खुद एक एलिमेंट नहीं है, तो जिसके अंदर एलिमेंट नहीं है क्या उसके अंदर से वन, ये सेट 1 3 5, ये 2 4 6 0 2 4 6 8 निकले होंगे? नहीं, तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता। थर्ड, थर्ड है 0 से लेकर 10 तक। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 0 से लेकर 10 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये वाला सेट 1 3 5 ये भी इसमें से निकला, 2 4 6 भी इसमें से निकला, 0 2 4 6 8 ये भी इसमें से निकला। बताइए समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए जी ठीक है, ओके। उसके बाद मैं बात करता हूँ वेन डायग्राम्स की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम्स। सर, हाँ जी बताइए। सर इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन करवा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें ये बोल रहे हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए। पी के आगे ब्रैकेट में जो कैपिटल ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ कैपिटल ए। पावर सेट का मतलब क्या है कि जितने भी उसके सबसेट्स हैं वो सारे के सारे सबसेट्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो इफ ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि ए क्या है, ए एक एम्प्टी सेट है, ए एक एम्प्टी सेट है। वो बोल रहे हैं कि आपको बताना है कि इसके कितने सबसेट होंगे। पावर सेट ऑफ ए का मतलब इसके सारे सबसेट्स बताने हैं। तो मुझे मालूम है ये एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का एक सबसेट तो हो जाएगा खुद एम्प्टी सेट, ठीक है। हमने ये बताया कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है। दूसरा, दूसरा कोई बन ही नहीं सकता इसमें। उन्होंने ये बोला कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसलिए फाइव आ गया। और एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसका मतलब ये जो फाइव है ये खुद अपना सबसेट है, तो बस एक फाइव ही रहेगा इसके अंदर। आप ये कहेंगे फाइव को ब्रैकेट में क्यों लगा रहे हैं, लगाएंगे
क्योंकि ये फाई अपने आप में एम्प्टी सेट है, तो जो सेट होता है सेट को ही करली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया जाता है। तो जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया जाता है, तो पावर सेट आ जाता है। बताइए, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ जी, तो इसमें इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने ये नहीं पूछा कि आप पावर सेट ऑफ ए बताइए, इन्होंने पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए। तो कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर? एक एलिमेंट होगा बस। पी ए हैज ओनली वन एलिमेंट, इसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट होगा। ये हमने वैसे भी देख लिया, जैसे ये है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं एम्प्टी सेट के अंदर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एक भी नहीं, जीरो। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1। अगर इसके अंदर एक एलिमेंट होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं? 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाता है। बताइए, क्लियर है? चलो आगे। सर एक बार पेज नंबर 10 पे एग्जांपल नंबर 11 करवा दीजिए। पेज नंबर 10 पर एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 जो है ना, ये एग्जाम्पल देने वाला क्वेश्चन है। जनरली जो टीचर्स हैं, वैसे मैं आपको इसको क्वेश्चन को बताता हूं अभी, पर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने करवाया भी नहीं था। क्योंकि इसमें क्या है कि क्या पूछ रहे हैं ये देखिएगा। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। ए बी और सी 3 सेट्स हैं। ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। अच्छा, अब इसके बाद ये बोल रहे हैं ए बिलोंग्स टू बी। इफ ए बिलोंग्स टू बी and B is a subset of C and B is a subset of C, comma, is it true that A is a subset of C? मुझे बताना है क्या A C का सबसेट होगा। अभी बताते हैं। इसमें क्या है कि इसमें हमको एग्जांपल लेकर करना पड़ेगा, और जनरली ऐसा क्वेश्चन इस वजह से नहीं पूछा जाता क्योंकि अगर मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे अलग अलग एग्जांपल लेकर इस क्वेश्चन को करेंगे, तो टीचर के लिए बड़ा काम बढ़ जाता है। वो बार बार उसको देखना पड़ता है कि अरे ये इसने क्या ले रखा है, इसने क्या ले रखा है, फिर उसमें कंफ्यूजन भी होता है। तो जनरली ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया जाता। ठीक है, खैर अब आपको मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। ये है ए बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है कि ए एक एलिमेंट है बी का। यहाँ है बी इज अ सबसेट ऑफ सी। बी इज अ सबसेट ऑफ सी का मतलब क्या है कि बी जो है वो सी के अंदर से हमने कोई एक या दो एलिमेंट्स निकालकर उनको करली ब्रैकेट्स में डाला, यानी कि वो उसका सबसेट है। सबसेट कैसे बनाया जाता है? देखो, मैंने ये कहा लेट इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले हम 3 सेट्स एज्यूम करेंगे जो इन कंडीशंस को, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो लेट b इज इक्वल टू 1 2 3। हमने माना कि b कोई एक सेट है क्योंकि a b और c तीनों सेट है, तो b कोई एक सेट है 1 2 और 3, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो a बिलोंग्स टू b, तो मैं कहूंगा लेट, अच्छा एक मिनट, अच्छा a भी एक सेट है, तो लेट a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो 2, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो 2। तो यहां पर भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने ऐसा क्यों लिया, मैंने 2 को करली ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि a बिलोंग्स टू b, और a बिलोंग्स टू b का मतलब ये है कि a कोई एलिमेंट है, लेकिन इन्होंने पहले ही दे रखा है a b एंड c आर 3 सेट्स, तो a को एक सेट दे रखा है इन्होंने, तो सेट है तो भैया फिर करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, कि जब a Yes, b sir. और c, a b और c तीनों ही सेट हैं, तो फिर a और a इज एन एलिमेंट ऑफ b। तो एलिमेंट में तो क्या है कि जो चीज निकाली है आपने उसके अंदर से, b के अंदर से, एज इट इज वही चीज होनी चाहिए। ठीक, तो एज इट इज वही चीज कायदे से तो 2 होना चाहिए था, लेकिन क्या है, क्योंकि दे रखा है कि a एक सेट है तो 2 के बाहर ब्रैकेट भी लगाइए। जब 2 के बाहर ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर यहां भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि
ये ए बिलोंग्स टू बी है, ए एज इट इज उसमें से निकला है। मेरी बात अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ूं, सभी को क्लियर है? अर्जुन, Yes, शुभांगी, sir. देवशी, बताइए। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब ये दिया है बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी सी का एक सबसेट है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे लेट सी इज इक्वल टू 1 2 3 4। सी ये है 1 2 3 4। ये जो सी है ये क्या है 1 2 3, मतलब ये एज इट इज मैंने 3 एलिमेंट्स तो बी वाले ले लिए और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल दिया। क्यों? क्योंकि दे रखा है कि बी जो है वो सी, बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सी में से निकले हैं और फिर उनके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, मतलब बी जो है वो इसका सबसेट है। तो ये सेट कहां से बना? ये सी में से निकल कर ही बना है। मेरी बात समझ में आ गई? ए बी और सी किस तरह से एज्यूम करें हमने, Yes, समझ sir. गए? ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने ये पूछा है कि भाई अब आपको ये बताना है इज ए अ सबसेट ऑफ सी, क्या ए सी का सबसेट है या नहीं है, बस ये बता दीजिए। तो मैं ये कहूंगा ए है इज ए अ सबसेट ऑफ सी। तो ए क्या है 2 और सी क्या है 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 3 4, ये है। तो भैया ए जो है ए बिलोंग तो करता है सी में, क्योंकि ये जो 2 वाला एलिमेंट है ना ये ब्रैकेट के अंदर है, ये एज इट इज निकाल के बाहर रखा गया है, तो वो बिलोंग तो करेगा, लेकिन ए उसका सबसेट नहीं होगा। हम ये कहेंगे सिंस ए इज इक्वल टू 2, ठीक है, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू सी, ए सी को बिलोंग करता है। फॉर ए to be a subset of C, for A to be a subset of C, A को क्या होना पड़ेगा? A को ये होना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? सबसेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि C के अंदर से ये एलिमेंट निकला 2 विद इन अ ब्रैकेट, तो उसको एक और ब्रैकेट में लगना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एज इट इज निकाल कर रख दिया तो एलिमेंट है, उसके बाहर एक और करली ब्रैकेट लगाया तब वो सबसेट कहलाएगा। समझ गए कि नहीं? तो हम कहेंगे कि therefore A is not a subset of C। बताइए क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, इन्होंने बोला है कि इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लेकर ही करना था। तो ये एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन जनरली टीचर देते नहीं है, उनका काम बढ़ जाता है फालतू में। एक बच्चा 1 2 3 लेकर करेगा, एक बच्चा ABC लेकर करेगा, वो बेचारे सर पकड़ के चेक करेंगे उसको, फिर गलती से कुछ गलत चेक कर दिया, फिर बच्चे लेकर आएंगे कि सर ये आप तो क्या चेक करा है आपने। तो इस वजह से मतलब ये वाले क्वेश्चन जो है जनरली पूछे नहीं जाते, इसलिए छोड़ दिया था। चलिए आगे देखते हैं बेटा वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स, और किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है, बता दीजिए। No, sir. चलिए जी ठीक है, तो हम ये कहते हैं वेन डायग्राम किस तरह से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, और वेन डायग्राम में ही मैं एक चीज और देखूंगा, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, तो दोनों चीजें साथ साथ लेकर चलेंगे। आप यहां पर लिखें इसके अंदर ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो पहला है यूनियन।
पहला है यूनियन। अब यूनियन को समझेंगे। वेन डायग्राम में क्या होता है, वेन डायग्राम में ना हम कोई भी सेट, जैसे हम सेट बनाते हैं तो सेट लिखने का तरीका क्या होता है कि सेट के एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट कर करके लिखते हैं। ये होती है रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं वेन डायग्राम की। तो मान लीजिए जैसे यूनियन की बात करी जा रही है, यूनियन ऑफ सेट्स। इफ A is equal to ABC, B is equal to BCD, मान लो ये है, देन ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है बेटा जुड़ जाना, यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो हमने ए और बी दोनों को जोड़ दिया। तो जब जोड़ दिया तो कोई भी एलिमेंट्स अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो उनको बार बार नहीं लिखा जाता, उनको लिखा जाएगा एक ही बार। जैसे मैं ये कहूँगा कि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसमें ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, कंबाइन हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तो ए के एलिमेंट्स आ गए। अब ये जो एलिमेंट है बी, ये तो आ चुका पहले, तो इसको छोड़ो। ये जो सी है ये भी आ चुका, इसको छोड़ो। एक्स्ट्रा क्या है, डी। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है कि कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में दो एलिमेंट्स का यूनियन हो, तीन का हो, तीन सेट्स का यूनियन हो, चार का हो, कितने का भी हो, उसमें अगर मान लीजिए चार सेट्स का भी यूनियन है ना, तो चारों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, आएगा एक एक बार ही। जैसे बी सी यहाँ पर भी आ रहा है, बी सी यहाँ पर भी आ रहा है, तो बी सी और बी सी दो दो बार नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एक ही बार। मतलब एक एक बार सारे एलिमेंट कवर हो जाने चाहिए सभी सेट्स के। समझ में आ गया? यस। ठीक है बेटा। अगला नोट करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यही एग्जांपल लेते हैं हम। तो इंटरसेक्शन में जैसे यहाँ पर तो यूनियन के लिए तो यू बना दिया, इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू बनाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें कॉमन एलिमेंट है बी और सी, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा बी कॉमा सी, बी कॉमा सी। ठीक है, बस एक मिनट रुकिए बेटा, मैं पानी पी रहा हूँ, एक मिनट वेट करें सभी बच्चे। तो देखिएगा, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये हो गया बी कॉमा सी। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे अगला है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस भी बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स देखिए, ये क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे हम ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ये ए का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ए में से आप वो वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो बी में भी आ रहे हो। नहीं समझे?
आपको ए में से वो वाले एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, रिमूव कर देने हैं जो बी में भी आ रहे हो। तो बी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखिए बी आ रहा है और सी आ रहा है, तो आप बी और सी हटा दीजिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा सिर्फ स्मॉल ए। मेरी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जब हम b माइनस ए निकालते हैं, तो b माइनस ए का मतलब है b में से आप a हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो b में से a के a का कुछ भी अगर पोर्शन है b के अंदर तो उसको रिमूव कर दो। तो b में क्या है, b और c, ये a में भी आ रहा है, तो b और c रिमूव कर दो आप b में से, तो क्या बचेगा, केवल d। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये जो वेन डायग्राम मैंने लिखा है यहाँ पर, ये वेन डायग्राम क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू इन्हीं को, सेट्स को ना रिप्रेजेंट करा जाता है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा जाता है। डायग्राम्स होते हैं ये, कैसे, जैसे मान लो मैं यूनियन रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो आप देखो कि हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल बना लिया। ये जो रेक्टेंगल है ये होता है यूनिवर्सल सेट। तो जैसे मान लो हमारे पास है सेट ए और सेट बी की अगर मैं बात करूं, तो सेट ए में है ए बी सी और बी में है बी सी डी। तो मैं यूनिवर्सल सेट बताता हूं अभी क्या होता है। देखिए मैंने पहले सेट ए बना लिया एक सर्कल ऐसे, फिर सेट बी बना लिया एक सर्कल ऐसे। दोनों में क्योंकि कुछ कॉमन आ रहा है, बी और सी, ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, इस वजह से मैंने इनको एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा ओवरलैप करता हुआ बनाया है, कि थोड़ा सा इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, काट रहे हैं एक दूसरे को। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए में क्या क्या है एलिमेंट्स, ए बी और सी। तो मैं यहाँ तो लिख दूंगा ए, और इधर लिखूंगा बी, और इधर लिखूंगा सी। ऐसा क्यों, क्योंकि बी और सी एलिमेंट्स कैपिटल बी में भी हैं, तो इसलिए बी और सी मैंने यहाँ लिख दिया। और उसके अलावा क्या है, कैपिटल बी में डी, तो डी को मैंने यहाँ लिख दिया। मेरी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं, बताओ, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। और ए बी सी डी ये चार एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा भी कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। हम कहते हैं हाँ बहुत अल्फाबेट्स होते हैं, तो आप यहाँ लिख दो ई, यहाँ लिख दीजिए एफ, और यहाँ लिख दीजिए जी, और यहाँ आप लिख दो यू। यू का मतलब क्या है कि ये जो पूरा रेक्टेंगल है ना, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये पूरी इसकी दुनिया है अल्फाबेट्स की। अच्छा, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप यूनियन बताएं, यूनियन, तो यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन में सब ये जो दोनों सर्कल है ना, ए और बी के दोनों सर्कल, दोनों के दोनों पूरे पूरे शेड कर दो। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। वापस बनाइए इसी डायग्राम को, एक सर्कल यहां बनाओ और एक सर्कल यहां बनाओ। ये है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, इधर ई, इधर एफ, इधर जी। ये कैपिटल ए, ये हमारा कैपिटल ए सेट है, ये कैपिटल बी सेट है। अगर इनके बीच का जो कॉमन वाला पोर्शन है इसको शेड कर दिया, तो कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है इंटरसेक्शन। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद क्या करना है, यूनियन में क्या होगा, यूनियन देखिए लक्ष्य देखो, यूनियन में क्या होगा, यूनियन में सेट ए पूरा का पूरा और सेट बी पूरा का पूरा। तो कैपिटल ए के भी सारे एलिमेंट्स और कैपिटल बी के भी सारे एलिमेंट्स, ये कहलाता है यूनियन। यूनियन का मतलब हमने यूनाइट कर लिया, हमने यूनियन कर लिया, तो ए और बी दोनों के दोनों यूनाइट कर गए। समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना, सारे एलिमेंट्स आ गए। और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ ये वाला पोर्शन है, तो इसलिए इसको शेड कर दिया। ऐसे ही अगर मान लीजिए अब मैं डिफरेंस ऑफ सेट्स पर आता हूँ, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स मैं इधर बनाऊंगा एक और वेन डायग्राम,
ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। इधर है ई, इधर है एफ, इधर है जी। ये हमारा सेट कैपिटल ए, ये हमारा सेट कैपिटल बी। अगर ए माइनस बी की बात हो रही है तो ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए में से अगर बी का कुछ भी पोर्शन ए में इंक्लूडेड है ना तो उसको रिमूव कर दो। ए में से बी को रिमूव करो तो ए में बी का पोर्शन ये वाला है, ये जो कॉमन वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन मैं शेड कर रहा हूं इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव ए। एक्सक्लूसिवली ए, एक्सक्लूसिवली ए का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें ए है, अब इसमें बी वाला कोई चीज नहीं है, तो इसमें से मैंने बी को रिमूव कर दिया, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए माइनस बी। मेरी बात समझ में आ गई सबको? बेटा सभी को क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद फिर से अब मैं आपको दिखाऊंगा बी माइनस ए। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, इधर स्मॉल ए, बी सी, इधर डी, और इधर मैं दिखाऊंगा ई, इधर एफ और इधर जी। ठीक, तो बी माइनस ए, बी में से ए का कोई भी पोर्शन अगर आ रहा हो तो रिमूव कर दो, तो केवल ये बचेगा। तो जो ये वाला पोर्शन बचा ये क्या कहलाएगा? बी माइनस ए। ठीक है, ये करने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, इसमें एक और वेन डायग्राम बनाते हैं। एक और वेन डायग्राम बनाते हैं। इसमें ये हमारा हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और इधर है ई, इधर है एफ और इधर है जी। ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है ही। जो वेन डायग्राम का ये बॉक्स बनता है रेक्टेंगल, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब अगर ये जो ए और बी, इसको छोड़कर ए को भी छोड़ दो और बी को भी छोड़ दो और बाकी पूरे यूनिवर्सल सेट को शेड कर दो। या चलिए आप एक काम करिए, आप बी को छोड़ दो बस। आप बी को छोड़ दो, बी को छोड़, कैपिटल बी जो है आपका सेट, उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा शेड कर दो। तो ये क्या कहलाएगा? बी को, कैपिटल बी वाला जो ये सेट है, इसको छोड़कर सब कुछ, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, मतलब बी के अलावा सब कुछ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और बेटा इसको लिखा ऐसे जाता है बी डैश, बी डैश। ये क्या होगा? बी के अलावा सारा यूनिवर्सल सेट। तो बी में क्या था? बी सी और डी। अब बी सी और डी को छोड़कर पूरा यूनिवर्सल सेट क्या है? ए ई एफ जी। तो ये हो गया ए ई एफ जी। समझ में आया कि नहीं बताइए? समझ गए कि नहीं बताओ? यस यस सर। सर। सर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी वाला दोबारा समझा दीजिए। हाँ, कॉम्प्लीमेंट वाला दोबारा बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई भी सेट है, उसको छोड़कर बाकी सारा यूनिवर्स, उसको छोड़कर सारी दुनिया, जैसे बी कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने इस पूरे यूनिवर्सल सेट में क्या देखा? मैंने इस पूरे यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट देखे? ए बी सी डी ई एफ जी, ये देखा। तो इसमें से बी वाले को छोड़कर बाकी सब कुछ, तो बी में क्या था? बी सी और डी। तो बी सी और डी को छोड़ दिया तो क्या बचा? ए ई एफ और जी, ए ई एफ जी। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बताओ समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, ऐसे ही ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़कर सब कुछ। अब ए में क्या है? ए बी और सी, तो ए को छोड़ दो बाकी सब कुछ ले लो, तो बाकी क्या बचा? डी ई एफ जी। तो ये हो जाएगा डी ई एफ जी। मुझे लगता है समझ गए होंगे सभी बच्चे। यस सर। ठीक है, यस अच्छा जी। चलिए जी, अगर ये क्लियर है तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है हमारी अगली दो एक्सरसाइज। मैं इसमें क्या करता हूँ कि चलो एग्जांपल बताऊँ आपको। एग्जांपल नंबर 12 देख लीजिए।
एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल 12 दे रखा है बेटा पेज नंबर 14 पर। लेट a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड b इज इक्वल टू 6, 8, 10, 12। a is equal to 2, 4, 6, 8 and b is equal to 6, 8, 10, 12। 6, 8, 10, 12 ये है। अभी मुझे a यूनियन b करना है। वो पूछ रहे हैं कि a यूनियन b बताओ। अरे भाई a यूनियन b में क्या है, a और b का यूनियन है, a और b को यूनाइट कर देना है, कंबाइन कर देना है। तो 2, 4, 6, 8 पहले तो a के चारों एलिमेंट्स लिख लो, क्योंकि a के और b के सारे एलिमेंट्स आने हैं इसमें, और कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो दो बार नहीं लिखना। जैसे 2, 4, 6, 8 है, अब 6 इसमें भी आ रहा है तो मत लिखना, 6 उस 8 इसमें भी आ रहा है तो मत लिखना। क्या बचा 10 और 12, तो 10, 12। तो इससे क्या हुआ, ए और बी यूनाइट हो गए, सारे एलिमेंट्स एक एक बार आ गए। समझ गए कि नहीं बताओ। और इसी तरह से अगर इसमें इंटरसेक्शन पूछा जाए तो इंटरसेक्शन क्या है, 6 और 8 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। इसी तरह से इसमें मान लो पूछा जाए आपसे a माइनस बी, तो a में से वो चीज सब्ट्रैक्ट कर देनी है, वो चीज सब्ट्रैक्ट कर देनी है जो b में भी आ रही हो, है ना। तो a में और b में क्या आ रहा था, 6 और 8 कॉमन आ रहा था, तो ये 6, 8 हटा दो बस, तो 2, 4 ये बचेगा a माइनस बी। एग्जाम्पल 12 में इतना पूछा नहीं गया है, उसमें तो सिर्फ ये पूछा गया था, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ऐसे b माइनस ए, तो b में से वो सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें a का कुछ भी पोर्शन आ रहा हो। तो b में a का क्या आ रहा है, 6, 8, तो क्या बचेगा 10, 12, मतलब केवल और केवल b, उसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना आ रहा हो जो किसी और सेट के साथ कॉमन आ रहा हो। समझ गए कि नहीं बताइए। बेटा एग्जाम्पल 12 सब बच्चों को चारों पार्ट्स जो बताए, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, है ना। सर। यस सर। चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में दे रखा है a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। सेट a है, ये है a कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ए ई आई ओ यू। और सेट b है a आई यू, a कॉमा आई कॉमा यू, ये सेट b है। अब वो बोल रहे हैं कि आपको इसमें शो करना है a यूनियन b a के ही इक्वल है, a यूनियन b इज इक्वल टू a, आपको ये चीज शो करनी है। तो टू प्रूव a यूनियन b इज इक्वल टू a, बहुत आसान है, हो जाएगा। देखिए a यूनियन b ये क्या होगा, पहले तो आप कैपिटल A लिख दो पूरा का पूरा, ए ई आई ओ यू। फिर आप ये देखेंगे ये ए तो पहले ही आ चुका तो दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आई तो पहले ही आ चुका दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये यू भी पहले ही आ चुका। तो ये ए ई आई ओ यू है विच इज़ इक्वल टू ए, दैट्स वाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, प्रूव्ड। समझ गए सभी बच्चे। Yes, sir. ठीक है, Yeah. ओके। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, इस तरफ कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14, यहाँ पर हमें जो सेट्स दे रखे हैं वो क्या क्या हैं। एक तो सेट एक्स है, राम गीता अकबर। राम गीता अकबर,
ये तो सेट एक्स जो है ये तो वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल की हॉकी टीम में हैं, और एक है सेट वाई। सेट वाई में क्या है? गीता, डेविड और अशोक। गीता, डेविड और अशोक। वो बोल रहे हैं कि एक्स यूनियन वाई बताओ, और ये भी बोला है फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। और ये बताया है कि ये तो एक्स जो सेट है इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, ये तो स्कूल की हॉकी टीम है, और ये जो इसके 3 स्टूडेंट्स हैं ये स्कूल की फुटबॉल टीम के मेंबर है, मतलब ये बच्चे स्कूल की फुटबॉल टीम में हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं एक्स यूनियन वाई बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो एक्स लिख लो पूरा, राम, गीता और अकबर। राम, गीता, अकबर हो गया। उसके बाद ये जो गीता है ये दोनों में आ रही है तो इसको तो दोबारा नहीं लिखना, फिर लिखेंगे डेविड, और फिर यहां लिखेंगे अशोक। राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक, ये हो गया। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि इसको ये बोल रहे हैं कि इंटरप्रेट द सेट। तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे? हम क्या बताएंगे? एक्स यूनियन वाई से क्या समझ में आ रहा है? एक्स से तो ये समझ में आ रहा है कि एक्स सेट में जो 3 खिलाड़ी हैं ये हॉकी टीम में है, मतलब ये हॉकी खेलना जानते हैं, और जो वाई वाले हैं ये वो हैं जो फुटबॉल खेलना जानते हैं। तो एक्स यूनियन वाई से हमें क्या पता चलता है कि दिस सेट रिप्रेजेंट्स, मैं इसको कहूंगा एक्स यूनियन वाई represents all those students who are either in hockey team or football team, who are either in hockey team or football team। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है। बताइए जी, समझ में आ गया सभी बच्चों को? ऐसे Yes, ही sir. अगर Yes, sir. हाँ, अगर ऐसे ही इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप बता दोगे दोनों में कॉमन केवल गीता है। ठीक है, तो उसको अगर इंटरप्रेट करने के लिए बोला जाए कि एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या है, तो आप ये बताएंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई इज द सेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कैन प्ले हॉकी एज वेल एज फुटबॉल, क्योंकि गीता हॉकी भी खेलना जानती है, फुटबॉल भी खेलना जानती है। ठीक, और यहां पर मैंने क्या लगाया? और लगाया, और। तो इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो हॉकी टीम के होंगे या फुटबॉल टीम के होंगे। पक्का नहीं कह सकता क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है, सारे मिक्स हो गए अब, क्योंकि सारों का यूनियन हो गया तो सारे मिक्स हो गए। लेकिन जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि उस वो इस सेट का भी हिस्सा है और इस सेट का भी हिस्सा है, यानी कि उसको हॉकी भी आती है खेलनी और फुटबॉल भी आती है। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, यस सर। अब देखिएगा आप एक्सरसाइज 1.4 और चाहो तो 1.5 ट्राई कर सकते हो। 1.5 मेरी तरफ से 1.5 वैसे होमवर्क नहीं है, पर अगर आप चाहो तो कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट वाला है, करा जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब होता है उस सेट को छोड़कर बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट। एक बार ट्राई करना, लेकिन इतना जरूर है कि जो पहली 4 एक्सरसाइजेज हैं ये पूरी की पूरी आप कंप्लीट रखिएगा। कल भी मैं आपकी शाम को ही क्लास लूंगा, 8 या 9 बजे के आसपास ही लूंगा क्लास। ठीक है, तो तब तक का पूरा आपके पास टाइम है, प्लीज इसको कंप्लीट करिए। मेरे को 2 बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क करके भेजा, बाकी किसी ने नहीं भेजा, तो होमवर्क करिए इसका और भेजिए मेरे को। ठीक है, ओके सर। Okay, चलिए जी। sir. Thank you, sir. ओके Thank you. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके।